इन लास्ट क्लास हम लोगों ने डेरिवेशन किया था टॉर्क का। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पाया? टॉर्क, वहीं से पोटेंशियल एनर्जी का भी होगा। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन, डायपोल क्या था? डायपोल P, डायपोल मोमेंट P मान लो, डायपोल का डायपोल मोमेंट P हो गया। व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता था? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क? कम ऑन सी। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आया था बेटा? द टॉर्क वाज इक्वल टू डायपोल। ये डेरिवेशन आपको क्लियर है? इज दिस डेरिवेशन क्लियर टू एवरीवन? यस सर। टॉर्क का डेरिवेशन हमने किया था लास्ट टाइम। तो ये हमने देखा कि द डेरिवेशन ऑफ द टॉर्क, दैट टॉर्क कम्स टू बी P क्रॉस E। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करने के लिए हम टॉर्क का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। इसलिए लास्ट टाइम जब हमने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना था, टॉर्क का रह गया था, तो टॉर्क हमने डिराइव कर लिया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एनर्जी के डेरिवेशन में आपको जरूरी नहीं कि आप टॉर्क का डेरिवेशन डिराइव करो। टॉर्क का जो फॉर्मूला है P क्रॉस E, उसको आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं फॉर द डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां देखिएगा, आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल kept in a uniform electric field, uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके। तो अगर डायपोल आप रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एज यू ऑलरेडी नो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म फील्ड मींस कांस्टेंट फील्ड की बात करते हैं। सो फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है कि अगर थीटा एंगल पे रखा है, यू थीटा विल बी इक्वल टू माइनस P डॉट E। वी विल डू द डेरिवेशन ऑफ दिस, अभी करेंगे डेरिवेशन, पहले लिख लीजिए माइनस P डॉट E। तो बेटा थीटा क्या है ये भी मैं समझा देता हूं। माइनस P डॉट E क्या आ जाएगा? माइनस P इंटू E इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा क्या है? जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पार्टिकुलर इस डायरेक्शन में मौजूद है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहां देखो, जैसे कि ये हो गया आपको माइनस Q चार्ज, और ये वाला हो गया आपका प्लस Q चार्ज। इज दैट क्लियर? माइनस Q चार्ज एंड प्लस Q चार्ज। तो आपको क्या दिखेगा? प्लस Q जो है आपका चार्ज है, तो डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो देखिए इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, फील्ड लाइन अलोंग। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव, बिल्कुल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P। तो बेटा जो यहाँ थीटा है, ये थीटा, जो यू थीटा का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल बिटवीन, क्या मतलब हुआ?
तो मनीष, आर यू देयर? मनीष बेटा, मनीष, कैन यू लिसन मी? चलिए देखते हैं आगे। आवाज, सभी बच्चों को आवाज मेरी जा रही है? Yes, Am I sir. clearly? Yes, sir. Yes, Okay, sir. that's fine. अगर किसी को आवाज ना जा रही होगी, नॉट ऑडिबल, देन रिकनेक्ट करके देखिएगा। देखो मनीष बेटा, आपका आवाज जा रही है? मनीष प्लीज रिप्लाई। आई थिंक ओके, लेट्स मूव अहेड। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी? दैट इज माइनस पी डॉट ई, दैट वी हैव सीन हियर। आगे देखते हैं, जानिए। तो यहां पर थीटा क्या है मेरा बेटा? थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट, each dipole moment, and E is electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल आपका जो है वो थीटा है। तो क्या फॉर्मूला आ गया? माइनस साइन को भूलना नहीं है, माइनस साइन को दिमाग में रखिएगा। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, लिसन हियर, ये वाला एंगल थीटा है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक का। तो जब डायपोल आपका थीटा एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एन ई का निगेटिव, डॉट माइनस 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 साइन को नहीं भूलना है, माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, यू नो दैट, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर, यू नो दैट। तो यहां पर आपको क्या हो गया? थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, वी विल नो अबाउट दैट। यहां तक पहले नोट कर लो। मनीष बेटा, आवाज जा रही है? कैन यू लिसन मी प्लीज टेल? मनीष, कैन यू लिसन मी? तुषार, आपको मेरी आवाज जा रही है बेटा? Yes, sir. ओके, दैट्स फाइन। थोड़ा समय पे आइए, ज्यादा लेट मत करिए, है ना। 5 मिनट तक तो चलो चलता है, बट ज्यादा लेट होने पे क्या होगा कि पीछे रह जाओगे। हाँ सर। हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए, कम ऑन, नोट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको एक्सप्लेन करते हैं। आज डायपोल वगैरह खत्म ही हो जाएगा। वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर टुडे। सर अभी ये जो फॉर्मूला उसको डिराइव करना है ना? हाँ बेटा, करना इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर अभी इसको 2 मिनट में डिराइव हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया बेटा?
सर Okay, that's fine. आइए बच्चे, अब देखते हैं क्या है। टॉर्क का हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन किया था। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड फॉर द डेरिवेशन ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट अस डिराइव दिस। देखो मेरा बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, अगर आप सबको याद हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। याद आ रहा है? व्हाट डू वी कैलकुलेट? वी कैलकुलेट change in potential energy. Is that point clear? And what is the formula of change in potential energy? Please tell me, what is the formula of change in potential energy? बताओ, कोई बताओ मुझे, क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? कम ऑन, बोलो मेरा बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? change in final potential energy minus initial potential. ये तो चेंज का मतलब, चलो चेंज का मीनिंग हो गया। चेंज निकालते कैसे हैं? चेंज का हाँ KQ into 1 by R2 minus 1 by R1. बेटा, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज का हो गया। जनरल, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे निकलता है इन जनरल? व्हाट वाज द बेसिक KQ डेफिनेशन? by R. नो बेटा, ये तो minus of work done. निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पहला दिन याद रखो मैंने क्या बताया, है ना? याद आ गया सबको? सबको याद आ गया? How you define the change in potential energy? फिर से मैं लिख देता हूं, नोट में लिख लो। देखो, ये आपके फिजिक्स का टॉप 3 स्टेटमेंट की बात करें ना, तो टॉप में से ये वन ऑफ द स्टेटमेंट होगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए इन स्टेटमेंट्स को भूलना नहीं है। 3 में बेटा सारे स्टेटमेंट इसी चैप्टर से हैं, वर्क एनर्जी पावर से। एक तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, है ना, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। दूसरा हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और तीसरा हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये तीनों स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई फिजिक्स के टॉप 3 स्टेटमेंट जो होते हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से ही है ना। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तीनों इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए रखना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स गुड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देखो, जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। डेल्टा यू दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये होता कितना है? ये तो ठीक है, चेंज का मतलब डेल्टा यू, लेकिन ये होता कितना है? इट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, भूलना नहीं है इसको अब से, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज। आ रहा है सबको? बताओ, कम ऑन टेल मी। स्टेटमेंट याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था। Yes sir. याद आ रहा है ये स्टेटमेंट सभी को, है ना। तो ये होता है दैट इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब मेरा बेटा यहाँ पे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक में? विच कंजर्वेटिव फोर्स इज देयर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सा कंजर्वेटिव है? भूल गए? देखो, रिवाइज करते रहना है ना। बताइए,
कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? आयुष, कैन यू टेल मी विच कंजर्वेटिव फोर्स इज हियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? आयुष, कैन यू लिसन मी? यस और नो? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं, इंटरनल तो सारे कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल होते हैं, तभी हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। लेकिन है कौन सा? जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सा कंजर्वेटिव? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स, भूल गया बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव। बताओ, इलेक्ट्रिकल फोर्स जैसा कोई नाम सुना है आपने? है ना? पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो क्या बताया बच्चों आप लोगों को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद आ रहा है? कूलम्स लॉ याद है? यस सर। कूलम्स लॉ क्या बताता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बताता है कि नहीं बताता है? चार्जेस के बीच में बोलिए। हाँ जी, कम ऑन, यस शर्माओ सर। नहीं, बताता है। ओके, बोलिए, बताइए। हाँ जी, अंशु बेटा, यस अंशु, सर, बताता है सर। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हैं ना? यस सर। हाँ, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंजर्वेटिव फोर्स मेरा बच्चा, है ना? ये बात Yes. ध्यान रखेंगे। तुषार बेटा, डू यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंजर्वेटिव? यस सर। ओके, सो एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ दैट कि यहाँ कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है। इज दैट क्लियर? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पर हम अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? डायपोल का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूं, देखो, है ना? रुक जाओ, पहले डिराइव करा देते हैं, फॉर्मूले पे बाद में बात करेंगे। डेरिवेशन के समय फॉर्मूला मैं लिख दूंगा और फिर नहीं तो आप ओवर लेंदी हो जाएगा हमारा डिस्कशन। आते हैं, पहले डिराइव कर लेते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने नोट कर लिया? पहले भी मैंने लिखाया है, प्लीज नोट इट डाउन, एवरीवन नोट इट डाउन। नोट कर लीजिए इसको। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज। तो यहां पर क्या है? इन दिस चैप्टर या पहला या दूसरा और तीसरे चैप्टर में भी 1 2 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी तक कौन है कंजर्वेटिव फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? योर कंजर्वेटिव फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो, भूलना नहीं है बेटा, भूल जाओगे जो पढ़ाता हूं तो फिर क्या फायदा हुआ पढ़ने का, बताओ? है ना? रेगुलर रिवीजन करिए। ओके, प्लीज डू द रेगुलर रिवीजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, कम ऑन, लेट अस डू इट नाउ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू दिस मच। ये सब हमने पढ़ लिया। अब कर रहे हैं, यहां से अब आपका डेरिवेशन मैं शुरू कर रहा हूं। मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, है ना? डेरिवेशन ऑफ, जस्ट अ मिनट,
डेरिवेशन ऑफ, अब डिराइव करने जा रहे हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक कहो या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहो, एक ही है यहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आइए सबसे पहले तो डायग्राम जानते हैं कि क्या डायग्राम होता है। यही वाला डायग्राम होगा, थोड़ा बड़ा बना लेंगे बेटा। देखो मेरा बच्चा, बहुत ही बेटे डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। बस आप लोगों को केयरफुल रहना है कि मैं क्या कर रहा हूं। थोड़ा 11th का टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क और वर्क का कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा उस पे बाद में, डेरिवेशन के बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मैं थोड़ा बड़ा सा डायपोल बनाता हूं, देखना। ये डायपोल मैंने बना लिया। दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। तो यहां जो है, दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल, दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल। सारे मेजरमेंट हम सेंटर से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन सी दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बेटा इधर है और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डायपोल मोमेंट। उनके बीच में क्या एंगल है किसी इंस्टेंट पे, ध्यान से देखिएगा। एट दिस इंस्टेंट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज थीटा। दिस इज डायपोल मोमेंट वेक्टर, दिस इज डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना। फील्ड लाइंस, दीज आर फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस का एरो बनाना मत भूलना, समझे। तो ये चीज रहा। अब देखो यहां पर टॉर्क लग रहा होगा, पे टॉर्क कितना लग रहा होगा जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल एट दिस पोजीशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, बताओ जल्दी से क्या होगा टॉर्क। कम ऑन, व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल एट दिस पोजीशन। माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा। बेटा माइनस पी कॉस थीटा तो पोटेंशियल एनर्जी है जो हम डिराइव करने वाले हैं। टॉर्क बताओ मेरा बच्चा। P into E. पी इंटू इंटू नहीं होता, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में इंटू कुछ नहीं होता है, या तो डॉट होता है मेरा बेटा या क्रॉस होता है, ठीक है। आप लोग सुनिए, मैंने अभी लास्ट डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का जो है लेक्चर 11th क्लास का अपलोड किया है यूट्यूब पे। इफ यू विश यू कैन लिसन फ्रॉम देयर। क्रॉस नहीं, कल नहीं, परसों होगा, ठीक है। तो वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो आप चाहे तो वहां से सुन सकते हैं अपने बेसिक को क्लियर करने के लिए। बोलो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना। फ्री में आप लोग को सारे लेक्चर्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना। जब तक लॉकडाउन है उधर आपको लेक्चर्स वगैरह मिलता रहेगा, क्योंकि बच्चे लोगों को मान लो कोई चीज समझ में नहीं आया तो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, है ना। और क्या चाहिए बोलो, बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और क्या चाहिए। तो वहां से चीजों को यूटिलाइज करिए आप लोग। जो टॉपिक जहां पे दिक्कत होता है ना उसको पढ़ो। आप देखोगे पूरा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जो है आपको वेक्टर चैप्टर देखना। वेक्टर क्लास 11 वाला जो चैप्टर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग के पास आता रहेगा जो भी अपलोड होता है। और आप सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा, लक्ष्य दर्शन करके आप सर्च करेंगे, देन वेक्टर्स वगैरह का भी आ जाएगा। उसमें बैक जा करके आप देखिएगा कौन सा लेक्चर आपको पढ़ना है, देयर फ्रॉम देयर यू कैन रीड इट, ओके। तो आपको फायदा है ना, तो वो सब काम आप लोग कर सकते हैं। देखिए YouTube चैनल से देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर के, वेबसाइट पे भी मोस्टली लेक्चर्स YouTube मिल जाएंगे लक्ष्य दर्शन के वेबसाइट पे। फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन चेक, है ना, कि कौन कौन से लेक्चर अपलोड है। YouTube पे तो सब मिल ही जाएंगे, वेबसाइट पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे,
सो यू कैन सी फ्रॉम देयर। उसको आप लोग यूटिलाइज करो, आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं बेटा, है ना, आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, कोई मार्केटिंग पर्पस नहीं है कि हमें उसमें रेटिंग चाहिए या ये चाहिए, बस आप लोगों के लिए है ना, कि आप लोग उसको पढ़ो। देखो तो माइनस क्यू प्लस क्यू यू रहा, तो टॉर्क का फॉर्मूला अभी तो बताया, लास्ट क्लास में डिराइव कराया था, जल्दी बताओ। पी क्रॉस ई याद आ रहा है? टॉर्क याद आ गया? यस सर। P क्रॉस ई मैग्नीट्यूड हो जाएगा P साइन। P क्रॉस ई का डायरेक्शन क्या होगा? P पे हाथ रखिए, E की ओर राइट हैंड को, तो P क्रॉस ई क्लॉकवाइज देखो, है ना, तो क्लॉकवाइज। बाई कन्वेंशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ट्राइगोनोमेट्री में, कि बाई कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल को पॉजिटिव मानते हैं। इज दैट क्लियर? व्हेन यू मूव द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा यहां पर, मान लीजिए कि डायपोल इस मोमेंट पे ऐसे रखा हुआ है, द टॉर्क ऑन द डायपोल, जल्दी से समझो इसको, डायपोल एट द position shown in figure, torque on the diapole at the position shown in figure is, कितना हो जाएगा मेरा बेटा टॉर्क जो हो जाएगा that is equal to P cross E। is that clear? the torque will be P cross E, है ना, टॉर्क कितना हो जाएगा? P cross E हो जाएगा। so this implies the torque, the magnitude of the torque will be equal to PE sin theta। और डायरेक्शन क्या है मेरा बेटा? डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। यू कैन सी एज पर द फिगर, यू कैन सी कि P पे हाथ रखते हैं और E की ओर घुमाते हैं, अगर आपको याद हो तो P क्रॉस E हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। तो PE sin थीटा मैग्नीट्यूड है। अच्छा, आप लोग को क्या ये याद है वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क? फोर्स इंटू फोर्स है। फोर्स में तो बेटा फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, टॉर्क की बात कर रहे हैं, कम ऑन, है ना, टॉर्क से कैसे वर्क डन निकालते हैं? नहीं है या नहीं पढ़ा है? जो भी हो बता दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी बच्चा, चलो शर्माना नहीं है, बता दो, है ना, आपके लिए बोल रहा हूं, बता दिया करो। देखो वर्क डन बाय टॉर्क होता है, जैसे फोर्स का क्या होता है F.dr का इंटीग्रल, तो वर्क डन बाय टॉर्क होता है वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डॉट डी थीटा। डी थीटा क्या है यहाँ पर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ क्या कर, यानी कि वर्क कैसे आएगा? वर्क विल बी ऑब्टेन्ड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। रोटेशन में आपने पढ़ा होगा, रोटेशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा, रोटेशन में वर्क डन बाय टॉर्क इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान रख लो इसको, वर्क डन बाय टॉर्क इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आइए, अभी तो ये फिक्स है, इसका एनर्जी कब चेंज होगा? जब हम इसको घुमाएंगे। याद करो चेंज कब होता था पोटेंशियल एनर्जी? अगर दो पॉइंट को देखते थे, दूर ले जाते थे, पास लाते थे, फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स होता था ना, K Q1 Q2 बाई R होता था। यहाँ भी उसी तरह से अगर हम इसको रोटेट करेंगे एनर्जी में चेंजिंग आएगी, तो क्या होगा? मान लो आपने इसको डी थीटा से रोटेट कर दिया, कम ऑन सी हियर हाउ वी हैव रोटेटेड। डी थीटा का मतलब होता है बहुत छोटा एंगल, तो मैं दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, आप अंडरस्टूड रखिए कि बहुत छोटे एंगल से हमने रोटेट किया है। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ही छोटे एंगल से रोटेट किया है हमने। देखिएगा यहां ध्यान दीजिए ये चीज, तो ये क्या हो गया? ये वाला इधर आ गया रोटेट होकर के, माइनस क्यू यहां आ गया और ये चला गया, तो ये हो गया प्लस क्यू।
अब मुझे एक सवाल का आप लोग जवाब दो, ये जो मैंने अभी रोटेशन किया है वो रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कम ऑन टेल मी। एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये यूं गया, ये यूं गया, तो जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू? इज दैट पॉइंट क्लियर? बताइए। हाँ जी, हाँ चलिए 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ भैया कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे। अच्छा, लड़का सब इंटरनेट से पढ़ रहा है बच्चा लोग, अभी तो बंद है ना, बंदी हुआ है ना, क्या करें बच्चा लोग कैसे आएगा? क्या करें, हाँ वो बात तो है, लेकिन यहाँ पे अगर पढ़ाना हो तो पढ़ा सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ की इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है हम लोग, है ना। जितना यहाँ तरीके से होता है कहीं नहीं होता है। कभी बाद में बात करेंगे, अभी क्लास ले रहे हैं। आप मेरा 1 मिनट रुकिएगा बेटा, आई एम जस्ट कमिंग। आपको कार्ड दे देता हूँ, आप चाहो तो मुझे कॉल कर लेना। देखो फी तो जगह लगेगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई अच्छा मिलेगा, है ना। उन सब उन लोगों बताना लोगों को, है ना। हाँ गेट गिर लेना। हाँ जी बेटे, कैन यू लिसन मी? आवाज जा रही है बेटा? यस सर। ओके, तो देखो हमने इसको ऐसे रखा हुआ था, ऐसे थोड़ा घुमा दिया डी थीटा से। कितने एंगल से घुमाया बच्चा? डी थीटा एंगल से घुमाया, थीटा एंगल से। तो देखिए डी थीटा एंगल से हमने घुमा दिया, तो एंटी क्लॉक घुमाया, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव रोटेशन लेते हैं, है ना। मैथ्स में पढ़ा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज पॉजिटिव रोटेशन एंड क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव रोटेशन। क्वाड्रेंट याद है कुछ सभी बच्चों को? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब आप इधर जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो आप क्या लेते हैं? नेगेटिव एंगल लेते हैं। वो चीज है क्या कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को बाई कन्वेंशन, दिस इज कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन एंटी डायरेक्शन में हम पॉजिटिव एंगल मानते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैसा एंगल मानते हैं? नेगेटिव एंगल मानते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके दैट्स गुड। तो यहां पर आपने क्लॉक, आप लोग अगर हम एंटी क्लॉक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग साइन हो जाएगा मेरे बेटे, है ना, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन जो करोगे उसी के हिसाब से तुम लोगे। तो यहाँ पे जो हमने किया है, कैसा किया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने डी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है। टॉर्क कैसा था? टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। तो देखो टॉर्क है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? देखो क्लॉकवाइज में राइट हैंड को घुमाओ, तो क्लॉकवाइज में राइट हैंड को घुमाओगे तो थंब देखो ऐसे करते हैं, चलो ऐसे क्लॉकवाइज में राइट हैंड को घुमाया तो थंब किधर है? देखो थंब इधर है ना, तो टॉर्क का डायरेक्शन ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब एंगल कैसे रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज में, तो डी थीटा का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर हो गया। थंब गिव्स द डायरेक्शन। इज दैट पॉइंट क्लियर? हु गिव्स द डायरेक्शन? राइट हैंड को आप जब यूज करते हैं, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। टॉर्क का डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब टॉर्क इज इनवर्ड, टॉर्क इज इनवर्ड। क्लॉकवाइज बोले तो इनवर्ड है टॉर्क, है ना। एंड लेट, अब मैं क्या बता रहा हूं, लेट अस रोटेट द डाइपोल d theta angle. Let us rotate the dipole by d theta angle. Is that point clear? Let us rotate the dipole by d theta angle in anti-clockwise.
एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉक वाइज में किधर आ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा डायरेक्शन, है ना। जब आप हाथ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थंब का डायरेक्शन किधर है, आप लोग की ओर आउटवर्ड है ना। इज दिस क्लियर? जब आप एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाओगे तो थंब का डायरेक्शन इधर है, यानी कि आउटवर्ड है। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थंब का डायरेक्शन देखो बोर्ड की ओर है, इनवर्ड है। ये बात समझा? यानी कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी टॉर्क क्लॉकवाइज है तो टॉर्क इनवर्ड हो गया, और डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड हो गया। तो एक इनवर्ड दूसरा आउटवर्ड। एंगल बताइए, टॉर्क और डी थीटा के बीच में कितना एंगल हो गया? मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, टॉर्क कैसा है देखो, टॉर्क है क्लॉकवाइज, तो टॉर्क हो गया मेरा बेटा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, और डी थीटा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज आउटवर्ड, तो बाहर की ओर। टॉर्क हो गया अंदर की ओर और डी थीटा हो गया बाहर की ओर। तो टॉर्क और डी थीटा के बीच में कितना एंगल है बताओ, सोचो। 180 डिग्री। 180. 180। इज दिस विजिबल टू एवरीवन? ऐसे देखिए, टॉर्क यू रहा तो टॉर्क इधर, और डी थीटा उल्टा है तो डी थीटा इधर, तो एक इधर एक इधर, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है ना। ओके, दैट्स फाइन। सो द एंगल इज 180. सो व्हाट यू कैन डू नाउ, what you can do in this case, therefore work done while rotating the dipole from θ1, इनिशियल क्या हो गया θ1 टू θ2 एंगल। तो बेटा ये θ1 θ2 किसके साथ एंगल है, के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पहले डायपोल θ1 फील्ड इधर है, पहले डायपोल θ1 एंगल बना रहा था, अब डायपोल θ2 एंगल बना रहा है ऐसे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा था वो θ1 था, अब मान लो थोड़ी देर के बाद θ2 एंगल है। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। सो हाउ मच विल बी द वर्क डन, द वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क विल बी इक्वल टू, वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन किसके द्वारा वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, done by electrostatic force. So electrostatic force will be integration of tau dot d theta, टॉर्क और d theta का डॉट प्रोडक्ट। अब आपने देखा कि टॉर्क एंड d theta 180 डिग्री पे है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ d theta इनटू sin 180 डिग्री। इज दिस पॉइंट, सॉरी cos 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा, डॉट में क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है ना बच्चों। तो टाउ डॉट डी थीटा, तो टाउ क्या हो गया, टाउ का मैग्नीट्यूड ले लेंगे इनटू डी थीटा का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और टाउ और डी थीटा के बीच में अभी आप लोगों ने बताया कि एंगल क्या है, टाउ और डी थीटा के बीच में, टॉर्क और डी थीटा के बीच में 180 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 180 डिग्री आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर? बताओ बच्चों, क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके, दैट्स नाइस, वेरी इंटेलिजेंट। चलिए अभी आप तक नोट करो, फिर बस एक लाइन में डिराइव हो जाएगा, जल्दी करो। यहां तक नोट करिए आप लोग, कम ऑन डू इट क्विकली। हो गया बच्चों, नोटेड डाउन? Yes, sir. ओके
आइए आगे देखते हैं। ये भी नोट कर लेना फॉर्मूला वर्क डन का, टॉर्क के द्वारा किए गए वर्क का फॉर्मूला बेटे, वर्क डन बाय टॉर्क इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डॉट डी थीटा। प्लीज नोट इट डाउन दिस वन ऑल्सो, इसको भी कर लीजिए। दैट्स गुड, कर लिया है, मैं रब कर रहा हूं। आओ आगे बढ़ते हैं। तो हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी थीटा इनटू cos 180 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, θ1 से लेकर θ2 लिमिट लगा दीजिएगा। कहां से कहां करेंगे, इनिशियल से फाइनल, तो θ1 से θ2। तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका आ जाएगा, देखिएगा व्हाट यू विल गेट। आई डोंट नीड दिस वन, सेम डायग्राम इज हियर आल्सो। आपको क्या दिखेगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, you can see what is the magnitude of torque, P sin theta. okay, so the magnitude of torque is equal to P sin theta, that's clear। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए P sin theta, PE, P तो आप जानते ही क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2A, दैट इज चार्ज ऑन डायपोल इंटू लेंथ ऑफ डायपोल। तो ये चीज आपको मालूम है। तो PE sin theta, so magnitude of torque is PE sin theta, okay, into d theta। अच्छा ये बताओ बेटा, चलो कम ऑन, व्हाट इज cos 180, व्हाट इज cos 180, -1. -1, एवरीवन शुड नो दिस, टू -1, तो -1 मैं बाहर लगा देता हूं, माइनस, दिख रहा है क्लियर। देयरफॉर ऑब्वियसली लिमिट भूल जाना है, नहीं है, लिमिट नहीं भूलना है लगाना। देयरफॉर या P बाहर आ जाएगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस PE इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 θ2। अब कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। इंटीग्रेशन सुन लो, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, डिफरेंशिएशन नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, कुछ चैप्टर के बाद, है ना। 1/1 - x स्क्वायर। बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ मेरा बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 1/√x² - 1। ना बेटा, ये कहाँ का फॉर्मूला आ गया, है ना, लगता है आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ये बात मालूम है, ये बात मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो जिसको डिफरेंशिएट करने पे साइन थीटा आएगा, है ना, जिसको डिफरेंशिएट करने पे साइन थीटा आएगा, उसी को इंटीग्रेट करने पे, मतलब साइन थीटा को इंटीग्रेट करने पे वही आएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ, ये सबको पता है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, पता है बेटा, थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ये बात पता है बच्चों। Yes, sir. ओके, सभी को पता होना चाहिए, जरूरी है। तो देखो, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस थीटा, एक सेकंड बेटे,
मिनट। हेलो, आवाज जा रही है? तो देख लो बेटा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से क्या जाएगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस पीई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक, θ1 से θ2। ठीक है। अच्छा, ये माइनस बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्लस कर दो, तो ये हो गया पीई कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां है, θ1 से θ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये आ जाएगा पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। चलो यहां तक पहले नोट करो, यहां तक नोट करो, फिर बताता हूं। अब यहां तक नोट करो, बस आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब सरकारी कर लिए जितना करना था, कर लिए जितना करना था सरकारी, ना छोड़ दीजिए, बस ऐसे ही, नहीं मन लगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, नोट कर लिया यहाँ तक, Yes, नोट sir. कर लिया, Yes, sir. दैट्स गुड। तो देखो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला रखिएगा, है ना। अब हमने वर्क डन निकाल लिया ना, वर्क डन निकाल लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन का निगेटिव क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू नो दैट। तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है उससे हम जानेंगे, सिंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कैसा कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन हमने यहाँ निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डेल्टा यू इक्वल टू, इसका निगेटिव आएगा मेरा बेटा, देखो से इसका निगेटिव आएगा, तो इसको कर दो माइनस पीई cos θ2 माइनस cos θ1, है ना। आप कहां से कहां ले गए थे डाइपोल को, आप डाइपोल को ले गए थे θ1 से θ2, यानी कि फाइनल एंगल है θ2 और इनिशियल एंगल है θ1। ये बात क्लियर हुआ, फाइनल एंगल है θ2 और इनिशियल एंगल है θ1। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिख सकते हैं ना, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डेल्टा यू कैन बी रिटन एज यू θ2 minus u θ1, u θ2 minus u θ1, is that clear? u θ2 minus u θ1 will be equal to minus pe cos θ2 minus cos θ1।
अब देखो सबको मेरी बात को ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है मेरे बच्चों, ऑब्जर्वेशन करना है अच्छे से, यहां तक देख लीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूं। कम ऑन डू इट, वी आर ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ डेरिवेशन नाउ। हो गया बेटे? हैव यू डन इट? इज दिस क्लियर? यहां तक कर लिया मेरा बच्चा? सब कोई कर लिया? यस सर। अब लास्ट स्टेप पे आप लोग नजर रखना। कम ऑन, लुक एट द लास्ट स्टेप। यू थीटा टू फाइनल हो गया ना, क्योंकि थीटा 1 से आप थीटा 2 ले गए हैं, थीटा 1 से थीटा 2 एंगल ले गए हैं, तो यू थीटा 2 इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड यू थीटा 1 इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ऑब्जर्वेशन करिए, ऑब्जर्व करिए, फॉर्मूले में क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है। कॉस कहां जीरो होता है जल्दी बताओ, कॉस की वैल्यू कहां जीरो होती है? 90। cos 90 90 डिग्री पे, यानी कि कॉस को अगर मैं 90, थीटा को 90 रख दूं तो वहां पे मेरा एनर्जी जीरो आ जाएगा, एनर्जी वाले टर्म में जीरो आ जाएगा अगर मैं थीटा को 90 रख दूं। yes sir तो यहां हम 90 डिग्री पे रेफरेंस मानेंगे, क्या मानेंगे? रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस पोटेंशियल क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। सो टेकिंग द रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वी विल गेट द फॉर्मूला टेकिंग रेफरेंस पोटेंशियल पी, कंफ्यूज हो जाओगे, इस पी से कंफ्यूज मत हो जाना, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, टेकिंग रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2 रेडियन, and let theta 2 equal theta, theta 2 को क्या नाम दे दिया? theta 2 को नाम दे दो कोई भी जनरल एंगल, है ना, हमें किसी भी एंगल के लिए निकालना है ना फॉर्मूला, तो थीटा 2 की जगह रख दो कोई भी जनरल एंगल, एनी एंगल थीटा, और थीटा 1 को रेफरेंस मानते हुए पाई बाय 2 रेडियन या 90 डिग्री रख दीजिए। तो जब आप थीटा 1 की जगह पाई बाय 2 रेडियन या 90 डिग्री पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, और थीटा 2 को कोई जनरल एंगल लोगे थीटा, देन क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? देन यू विल गेट यू थीटा 2 की जगह थीटा माइनस यू पाई बाय 2, 90 डिग्री बोले तो पाई बाय 2, सो यू पाई बाय 2, सो यू थीटा माइनस यू पाई बाय 2, यू थीटा माइनस यू पाई बाय 2, that will be equal to minus, come on look at this, we are at the end of this derivation, cos थीटा 2 की जगह थीटा माइनस cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 means cos 90। अब देखो मेरे बच्चों, we have taken reference, you should take care of this point, okay? taking reference, so we are taking the reference, is that clear? So taking reference potential energy at pi by 2, theta 1 equal to pi by 2, यानी कि रेफरेंस माना है, रेफरेंस माना है तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा ना बेटा, रेफरेंस माना है, रेफरेंस माना है तो u at pi by 2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इज दैट पॉइंट क्लियर? रेफरेंस माना है तो जीरो हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? इसको जीरो रख दोगे और यहां से आपको फॉर्मूला आ जाएगा u थीटा टू cos पाई बाय 2 इज जीरो, सो माइनस pe cos थीटा, और p cos थीटा क्या होता है? व्हाट इज p cos थीटा? व्हाट इज p cos थीटा?
P cross डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट Dot मेरा product. बच्चा, डॉट होता है ना कॉस, क्रॉस में साइन आता है बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस पी डॉट ई। ई इज दैट क्लियर? सो पोटेंशियल एंगल थीटा का एक्सप्रेशन क्या आया, माइनस पी डॉट ई। कब आया, जब हमने यहां, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीबीआई पॉइंट, कब आया यू थीटा माइनस पी डॉट ई, व्हेन वी टेक reference at 90 degree, when we take the reference energy, when we take reference potential energy at theta equal to 90 degree. Is that clear? So this is the derivation of the potential energy. Come on, do it. ये करो। अब और भी अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। अब डेरिवेशन हो गया, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? Yes, sir. ये समझ में आ गया बच्चों, या कोई पॉइंट ऐसा हो जिसको समझाना हो तो मैं समझा दूंगा, बोलिए आप लोग। हेजिटेट मत करो सर पूछने में। कोई पॉइंट ऐसा हो जिसमें समझना हो तो मुझे बोलो। सर एक बार पोटेंशियल एट 90 डिग्री जीरो क्यों लिया? बेटा रिफरेंस माना है, मैंने एक चीज आपको बताया था, याद करिए, हम जीरो नहीं लिए। देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब मैंने शुरू में बताया, जब मैं वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा ना तो उसका नोट जरूर आप लोग लेक्चर सुनिएगा। मैं वर्क एनर्जी चैप्टर पूरा अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, पर अभी उसमें टाइम है ना, तो आप लोग जरूर सुनना। फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट आई विल अपलोड ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर इन डिटेल डिस्कशन, है ना, वो भी जेई लेवल का, आईटी लेवल का पूरा है वो मैं अपलोड करूंगा, है ना, ताकि बच्चों को एक अच्छा सपोर्ट मिले। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, वर्क एनर्जी पावर, है ना, और वही आपका सारा कॉन्सेप्ट बनाता है। वेक्टर के बाद वर्क एनर्जी पावर ही जो है वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हिला देता है अगर गड़बड़ है तो, और अगर अच्छा है तो पूरा फिजिक्स आपके कंट्रोल में आ जाता है ना। तो उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिएगा। तो यहां पर हमने जाना कि क्या था, हाँ, कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम का, थोड़ा मुझे बैठने दीजिए, है ना, अब गेटिंग टायर्ड, सुनिएगा बस आप लोग। किसी भी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपको बेसिकली एब्सोल्यूट लेवल पे आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट लेवल कहने का मतलब ये होता है कि इंटायर कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का आप डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, है ना। कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकता है किसी भी बॉडी का, और ना हमें डिफाइन करने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमें मेनली इस बात से मतलब होता है कि हमने बॉडी के किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग की है। बॉडी या जो भी सिस्टम है जिसके पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं उसमें हमने परिवर्तन किया है, चेंज क्या किया है, और जो हम चेंज करते हैं उस चेंज के अकॉर्डिंग उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आती है। समझ रहे हैं? चेंज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आती है। बिल्कुल मान लीजिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, यू हैव 100 करोड़ रुपीज, इज दैट क्लियर? यू हैव 100 करोड़ रुपीज। अब मान लीजिए आपको 100 रुपए का कोई सामान खरीदना है, तो आप कितना पैसा देंगे दुकान वाले को? 100 रुपए का सामान खरीदना है, पैसा देंगे 100 रुपया। 100 रुपया। है ना।
आपके पास तो 100 करोड़ था, तो ये तो बड़ा नाइंसाफी है। 100 करोड़ है तब भी आप 100 रुपया दे रहे हैं, किसी के पॉकेट में 100 रुपया होता वो भी 100 रुपया देगा। आपको तो ज्यादा देना चाहिए, आपके पास ज्यादा पैसा है। क्यों? बोलो। क्या आप किसी दुकान में जाते तो दुकानदार ये कहता है कि देखो इस गरीब ने भी 100 रुपये दिया, आप तो बड़े अमीर हैं, आप मुझे कम से कम 2000 तो दो 100 रुपये के सामान का, ऐसा बोलता है? No, बोलो। sir. नहीं ना बोलता है। या कोई गरीब अगर दुकान में जाए वो ये नहीं बोलेगा ठीक है आपने तो उस अमीर आदमी से बोला, भाई आपने जो है अंबानी से 100 रुपये के सामान का 100 रुपया लिया, मैं तो भाई भिखारी हूं, मुझे तो 5 रुपये में दे दो, ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। तो अब सी बात है, मतलब किससे है? मतलब हमें है चेंज से, है ना, चेंज से हमें मतलब है ना, जो यूटिलाइजेशन हो रहा है हमें उससे मतलब है। तो अगर बॉडी के पास या सिस्टम के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे कि जानिए आप अगर किसी मास की बात करें या किसी सिस्टम के पास अगर m मास है तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? इक्वल टू mc स्क्वायर। यू नो दैट आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वल टू mc स्क्वायर, और इक्वल टू mc स्क्वायर तो बहुत ज्यादा होता है ना, नहीं होता है? बोलो। इक्वल टू mc स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 ग्राम भी लेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो हमें मतलब किससे है? हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी से नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग कितना हुआ है। क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा वो काइनेटिक एनर्जी या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा, समझे। अगर मान लो मैंने आपको 100 रुपीज दिया, अगर मैंने आपको 100 रुपीज दिया तो उसी 100 रुपीज में ही आप अपना यूटिलाइजेशन करेंगे या वेस्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने 100 रुपीज दिया, आप उस 100 रुपीज में 10 रुपया सड़क पे कहीं चौराहे पे गिरा दिए, फिर दुकान गए 60 रुपए का कुछ सामान खरीदा, बचा आपके पास 30 रुपया, उसमें से 20 रुपए का चॉकलेट खा लिया, बचा 10 रुपया, 10 रुपया जो है आप कहीं किसी को दान दे दिए, है ना। तो आपने जो यूटिलाइजेशन किया, मेन पर्पस क्या है? यूटिलाइजेशन किया, वेस्टेज किया, किसी को दे दिया या कोई और काम किया। तो क्या किया आपने? 100 रुपीज का ही तो किया। मैंने आपको 100 रुपीज दिया था तो आपको मतलब तो 100 से होगा, भले मेरे पास 1 लाख पड़ा उससे तो आपको कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो सेम इज द केस विद द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हम देखते क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना ही आपके पास अवेलेबल होगा वर्क करने के लिए या काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस। ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए कि मेरे पास 1000 जूल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर दिया, मेरे पास बच गया 900 जूल। तो 900 जूल तो मेरी एबिलिटी टू डू, पर वो वर्क कर नहीं रहा ना। 900 जूल तो मेरे अंदर स्टोर है ना बेटा। जो 100 जूल मैंने लूज किया है उसी को मैं वर्क में कन्वर्ट करूंगा या हीट में कन्वर्ट करूंगा या काइनेटिक करूंगा। इज दैट क्लियर? समझे? यस सर। तो किसी भी Yes, sir. फिजिकल सिस्टम में, किसी भी फिजिकल सिस्टम में हमें मतलब किससे होता है? हमें मतलब होता है चेंज ऑफ एनर्जी से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। अब चेंज इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने इनिशियली कितना माना है। मान लीजिए आपको 100 रुपए दिए, है ना। अब किसी बच्चे ने पूछा सर पैसे कितने हैं, है ना। मैंने बोला क्या बोलूंगा मैं, तुम्हें क्या मतलब है भाई? इस बच्चे को 100 रुपए चाहिए था, खाना दे दिया, उससे आपको क्या मतलब है कि मेरे पास पैसे कितने हैं? अब सोचो, दो बच्चा दो तरीके का बात सोचेगा। एक सोचेगा लगता है सर कंगाल है, सर के पास 100 ही रुपया था, सर को लग रहा है अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास 100 रुपया तो मेरा इंसल्ट ना हो जाए। एक बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि लगता है सर के पास पैसे ही नहीं है। दूसरा सोच रहा होगा क्या पता सर के पास बहुत सारे पैसे हो, बताना नहीं चाहते, कहीं बता दिए तो हम भी ना मांग ले, है ना। हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है ना। लेकिन मैंने जिसको 100 रुपया दिया उसको मतलब किससे है बताओ? उसको कितने पैसे से मतलब है? 100 रुपए से मतलब है, उसी को यूटिलाइज कर पाएगा और किसी को तो नहीं यूटिलाइज कर पाएगा, है ना। समझ रहे हैं? तो वही चीज है, ध्यान रखिए। पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी ऐसा ही होता है कि किसी सिस्टम के पास, किसी बॉडी के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, होने दो, हमें क्या करना। हमें तो उस पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है जो हम उसमें से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो हम उससे रिट्रीव कर सकते हैं, जो उससे हम वर्क में कन्वर्ट करा सकते हैं। इज दैट क्लियर? है ना। Yes, चेंज इन sir. पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल
कब होता है? जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करेगा सिस्टम पे, है ना, तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। सीधी सी बात है। मान लीजिए कि अगर आपके घर में मैं रुपया देता हूं तो आपके घर का इनकम बढ़ जाएगा, लेकिन आपके घर से अगर 1 लाख रुपए मैं ले लेता हूं तो आपके घर का जो अमाउंट है, रिवेन्यू घट जाएगा ना। अगर सिस्टम में एनर्जी देते हो तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता है, और सिस्टम से एनर्जी देते हो तो सिस्टम का एनर्जी घट जाता है। मतलब हमें इसी बात से कि घटा कितना और बढ़ा कितना, बस चेंज से मतलब होता है। सो सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कहीं भी हम किसी भी पॉइंट को रिफरेंस मान लेते हैं, है ना, किसी भी पॉइंट को हम रिफरेंस मान लेते हैं। तो हमने यहाँ रिफरेंस से, तो रिफरेंस कहाँ माने? रिफरेंस मानना हमारे लिए आसान होगा जहां से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आसान जीरो बन जाए। जैसे देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के लिए आया था 1/r के प्रोपोर्शनल आया था, याद आ रहा है? K Q1 Q2/r आया था ना, K Q1 Q2/r आया था, तो 1/r है। 1/r मतलब r डिनोमिनेटर में है, तो r को क्या रखें कि जीरो हो जाए? बताओ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r सो दैट K Q1 Q2/r विल बिकम जीरो? जीरो। बेटा जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा। चलो आर को जीरो रख दो, जीरो हो जाएगा। आर को जीरो रखने से, आर को जीरो रखने से पोटेंशियल एनर्जी जो है के क्यू बाई आर, आर जीरो रखने से जीरो हो जाएगा। No, बोलो क्या रखेंगे आर को तो जीरो होगा? 1. 1 रख के देखो होगा। हाँ मेरा बादशाह, 1 रख के देखो जीरो हो जा रहा है। no sir. No, sir. क्या रखोगे तो जीरो होगा? Zero. बेटा अभी तो जीरो बोला, जीरो रखने तो इन्फिनिटी हो जा रहा है। जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/r है, 1/r है, तो 1/r में r को क्या रखेंगे? जीरो हो जाए पूरा एक्सप्रेशन। r को जीरो नहीं करना है, 1/r को जीरो करना है, इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी रखेंगे। 1/r है ना, तो इसीलिए हम लोग रेफरेंस कहां मानते थे? चार्ज के केस में रेफरेंस कहां मानते थे? इन्फिनिटी पे, क्योंकि r में इन्फिनिटी रखने पे r जीरो हो जाता था। यहां देखिए, यहां जो एक्सप्रेशन आ रहा है क्या आ रहा है? यहां एक्सप्रेशन में cos थीटा आ रहा है ना, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो cos वाले में हम क्या एंगल रखें कि जीरो हो जाए? 90. 90 डिग्री, दैट इज π/2 रेडियन। इज दैट क्लियर? Yes sir. हाँ, तो अगर आप 90 डिग्री या π/2 रेडियन रखोगे तो cos थीटा का टर्म जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आया है ना? Yes, sir. Yes sir. और अगर मैं 90 डिग्री को ये रेफरेंस मान लूं तो बाय डेफिनेशन रेफरेंस पे एनर्जी क्या माना जाता है? जीरो। जीरो मानते हैं। रेफरेंस जहां भी मानते हैं वहां का एनर्जी जीरो मानते हैं। आप रेफरेंस कहीं भी मान सकते हैं बेटा। आप कहोगे अगर मैंने रेफरेंस 45 डिग्री पे ले लिया तो, आप कहोगे कि यदि मैंने रेफरेंस 45 डिग्री पे ले लिया तो क्या आप 45 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। समझ बात को? समझ रहे हो? आप कहोगे कि अगर मैंने 0 डिग्री पे रेफरेंस ले लिया तो क्या 0 डिग्री पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे? पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो मानेंगे, लेकिन cos थीटा जीरो नहीं होगा फिर। समझे? तो वहां से जो फॉर्मूला आएगा वो कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे चलो आप यहां तक नोट कर चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मैं फाइनल एक्सप्रेशन में मैं मानता हूं डिग्री। लेट अस टेक रेफरेंस एट 0 डिग्री। टेक रेफरेंस एट 0 डिग्री, लिखना मत। टेक रेफरेंस एट 0 डिग्री। इंजीनियरिंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में। सीबीएसई की हिम्मत नहीं है ये पूछने की, जान लो। समझे? क्योंकि हम रेफरेंस कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, अपने चॉइस पे है। तो रेफरेंस 0 डिग्री पे ले लूं तो cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन u 0 क्या हो जाएगा? u 0 हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हमने 0 डिग्री पे रेफरेंस लिया है। ये बात क्लियर हुआ? जहां भी रेफरेंस लेंगे वहां पे एनर्जी जीरो मानेंगे। फिर क्या हो जाएगा? आप मान लो थीटा 1 मान लो 0 डिग्री, तो u थीटा 2 की जगह लिख दो थीटा, u थीटा 2 की जगह लिख दो थीटा माइनस u 0। रेफरेंस आपने माना है 0 डिग्री पे, क्या हो जाएगा? माइनस
पी कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। ध्यान देना, जो भी बच्चे कंपटीशन के लिए इंटरेस्टेड हो इस बात पर ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया यू थीटा माइनस यू 0 माइनस पी माइनस कॉस 0। तो ये यू 0 क्या हो जाएगा, यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा बेटा यू 0, बताओ, कम ऑन टेल मी। रेफरेंस लिए है। रेफरेंस माना है, ठीक है। क्यों 0, रेफरेंस माना है। सुकन्या, इज दिस क्लियर टू यू? समझ रहे हो? Yes, sir. रेफरेंस मान लिया Yes, हमने, sir. कहीं भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ 90 माना था, हम 0 डिग्री पर रेफरेंस माने तो u 0 0 हो जाएगा, पर cos 0 0 नहीं होगा। फिर u थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो u थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो u थीटा का फॉर्मूला यहां देखो और यहां देखो, यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया ना, अच्छा नहीं लग रहा ना, है ना। ये बिना मतलब का माइनस पंगा कर रहा है ना। तो यहाँ पर रेफरेंस मान के हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। पर ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ये कब होगा एनर्जी, when we take the reference at 0 degree. Is that point clear? We take the reference at 0 degree, this will be the expression of potential energy at an angle theta. But ये एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये बात समझ में आया बेटा, आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो याद रखो। और ये हो गया आपका सिंपल, जब 90 डिग्री पे लेते हैं तो सीबीएसई में यही पूछेगा। सीबीएसई में इससे ऊपर हिम्मत नहीं है पूछने की, कंपटीशन में जेई में है, समझे। मेडिकल में भी पूछ सकता है। रेफरेंस 180 डिग्री पे ले लेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री पे ले लेंगे तो cos 180 हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। फिर समझ रहे हो, 45 ले लेंगे रेफरेंस तो क्या होगा, 1/√2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ जी। तो इस तरह से एनर्जी का एक्सप्रेशन बदलता जाएगा, लेकिन फिर भी चेंज इन पोटेंशियल हर केस में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हर केस में सेम होगा। देख लो इस फॉर्मूले से भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगा। मैं दिखाऊं, दिखाता हूं, रुको, आपने नोट कर लिया, फिर मैं दिखाता हूं। इस नीचे वाले फॉर्मूले से भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगा। लिख के देखो, यू थीटा 1 को क्या लिखोगे, माइनस पीई कॉस थीटा 1 -1, एंड यू थीटा 2 क्या लिखोगे, यू थीटा 2 लिखोगे माइनस पीई कॉस थीटा 2 -1। तो देयरफॉर डेल्टा यू, दैट इज यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, ये क्या हो जाएगा, यू थीटा 2 माइनस पी कॉस थीटा 2 -1 माइनस पी कॉस थीटा 2 -1, और उसमें से इसको माइनस कर दो, प्लस पी कॉस थीटा 1 -1। तो यहां देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 +1 वाला कट जाएगा ना, क्योंकि यहां माइनस है, यहां प्लस है। समझ रहे हो इसको? तो ये फिर से Yes, क्या हो sir. जाएगा, माइनस पी कॉस Cos थीटा 2 theta 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिख रहा है? फिर से सेम आ गया ना। क्या यू में कोई फर्क पड़ा, हमने रेफरेंस 0 पे लिया या 90 पे लिया, कोई फर्क पड़ा? No, sir. No, sir. तो डेल्टा यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है, चाहे आप रेफरेंस कहीं भी माने। फिर आपका जो ये सवाल है कि रेफरेंस हम क्यों माने वहां, ये इस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना बेटा, आप समझ गए इस बात को। क्योंकि इस सवाल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम रेफरेंस कहां लेते हैं, इसलिए हमारी मर्जी, हम जहां लेना चाहे ले लेंगे। लेकिन कहां लेना बेटर है, 90 पे लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक्सप्रेशन फॉर्मूला आसान आ जाता है। समझा ये बात? Come on, do it. आइए और पढ़ेंगे, अभी कम से कम 15 मिनट हम लोग और पढ़ेंगे। We will do 15 minute more now. चलिए,
ये तुषार कहाँ भाग गया? आओ बेटे आगे। I hope the potential energy is clear to you all and the derivation is also clear to you all. इन सभी डेरिवेशन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट इस चैप्टर के खत्म होने पे मैं टेस्ट लूंगा नेक्स्ट वीक के एंड में। चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों को मिला के टेस्ट होगा आप लोग का फिजिक्स का। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Stable and unstable equilibrium of dipole in uniform electric field. We will discuss it now. Stable and unstable equilibrium of dipole in uniform electric field. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप स्कूल एग्जामिनेशन की बात करें, बोर्ड की बात करें या फिर कंपटीशन की बात करें, stable and unstable equilibrium of dipole in uniform electric field of the most important topic. So come to this topic now. Okay, पहले मैं आप लोग से सवाल पूछूंगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जान कौन बताएगा मुझे? आयुष, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? आयुष, आर यू लिसनिंग? सर मतलब इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज होता है, इक्वल होना चाहिए। ना ना ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो नहीं स्टेबल पता। एट बोथ साइड। द्रोण बेटा, स्टेबल एट बोथ साइड। ना ना, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है जानो। स्टेबल अनस्टेबल बात की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स, नेट मतलब सारे फोर्स का सम, एंड नेट टॉर्क जीरो, नेट जीरो, नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अच्छा, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद करिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? यस सर। कल भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्योंकि एक पे लगता है क्यूई और एक पे लगता है माइनस क्यूई, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यूई माइनस क्यूई जीरो हो जाता है नेट फोर्स, है ना। पर टॉर्क जीरो नहीं होता है। टॉर्क कहीं कहीं पे जीरो हो सकता है, क्योंकि कब होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था? क्रॉस ई। क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है? 0 डिग्री या 180 डिग्री पे। तो 0 या 180 डिग्री, जब थीटा जीरो होगा या 180 डिग्री होगा तो साइन जीरो और साइन 180 जीरो होता है, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो दोनों। नेट फोर्स जीरो को कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और नेट टॉर्क जीरो को क्या कहते हैं? नेट टॉर्क जीरो को कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, नेट इक्विलिब्रियम की बात करनी है, यानी कि ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा, तभी आप कहेंगे इक्विलिब्रियम है। अब इन दोनों इक्विलिब्रियम को हम एनर्जी के बेसिस पे, है ना, इक्विलिब्रियम जो है, इस इक्विलिब्रियम को आपने फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो होता है, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेट फोर्स जीरो को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं और टॉर्क जीरो को रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो गया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इक्विलिब्रियम। और मेरा बेटा कंप्लीट इक्विलिब्रियम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन आप इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी पी का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यानी कि मिनिमम होगा, इससे कम नहीं हो सकता। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक और होता है न्यूट्रल, उसको नहीं पढ़ेंगे अभी, है ना। तो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकता। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वो कंडीशन क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, सबसे कम है, निगेटिव में है, एकदम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये बात समझ में आया? कुछ गया दिमाग में? गया ये दिमाग में? यस सर। और ये भी कहां पढ़ते हैं? वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ते हैं, है? देख रहे हो पूरा वर्क एनर्जी पावर यूज हो रहा है। मैंने झूठ नहीं बोला था, शुरू में बताया था ना, वेक्टर यूज होगा, वर्क एनर्जी यूज होगा, डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यूज हुआ, आगे और देखो क्या क्या आता है ना। और पूरा आपका पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम सब यूज हुआ ना बेटा। तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट दीस टू चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी भी आप लोग उसको रिवाइज करते रहिएगा, जरूरी है। चलो यहां तक नोट करो, फिर इक्विलिब्रियम को मैं फटाफट लिखा देता हूं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को अभी, डायपोल को। देन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू कैपेसिटर इन द नेक्स्ट वीक। जल्दी करिए इसको, इसको खत्म करके हम लोग बंद करेंगे लेक्चर, उससे पहले नहीं। कम ऑन, डू इट क्विकली, नोट इट डाउन। ये पॉइंट याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ये पॉइंट याद रखना। हो गया? इसके अलावा एक और होता है इक्विलिब्रियम, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। वो मेरा वर्क लेक्चर में सुन लीजिएगा जब रिकॉर्ड होगा तो। इसको करिए बेटा। कंप्लीटेड, नोट इज कंप्लीट। यस सर। ओके, अब देखो मेरा बेटा, आप लोगों ने क्या पढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे डाइपोल में नहीं, डाइपोल में P फॉर डाइपोल मोमेंट, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है डाइपोल का? U थीटा इक्वल टू माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E। अब देखो माइनस P डॉट E की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? दैट इज माइनस PE cos थीटा, यही होता है ना। बताओ माइनस P cos थीटा मैक्सिमम कब होगा? कौन बताएगा? माइनस P cos थीटा मैक्सिमम कब होगा? कौन बताएगा? बताओ कितने एंगल पे मैक्सिमम होगा माइनस P cos थीटा? माइनस साइन भी लगा है, ध्यान। 0 डिग्री, 180 बेटा, जीरो रखेंगे, जरा रख के देखो, एट 0 डिग्री। अच्छा हाँ यस यस सर, माइनस है ना आगे, माइनस भी तो है, एट 0 डिग्री। U 0 डिग्री क्या हो जाएगा? U 0 डिग्री हो जाएगा माइनस P, एंड एट 180 डिग्री क्या हो जाएगा? U P 180 डिग्री हो जाएगा PE। तो कौन मैक्सिमम हुआ? 180 वाला, 180 वाला मैक्सिमम हुआ, और 0 वाला मिनिमम। तो 0 डिग्री पे डाइपोल क्या होगा?
स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इज दैट क्लियर? 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है लेकिन वो इक्विलिब्रियम नहीं है ना, क्योंकि टॉर्क लगता है। तो देखो अब 0 डिग्री पे टॉर्क क्या होगा? 0 डिग्री पे टॉर्क जीरो होगा ना, P sin थीटा, साइन जीरो इज जीरो। और 180 डिग्री पे भी टॉर्क जीरो होगा। देखो टॉर्क जीरो होगा, ये बात समझ में आया कि जीरो या 180 डिग्री पे टॉर्क जीरो होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ, और फोर्स तो हमेशा जीरो होता है यूनिफॉर्म फील्ड में, तो फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। सो जीरो इन 180 डिग्री आर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जीरो इन 180 डिग्री आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इज दिस क्लियर? और 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, सो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड 180 डिग्री पे मैक्सिमम, सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां हो जाएगा डायपोल के लिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल कब होगा? एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज पाई, नो थीटा इक्वल टू मिनिमम है ना 0 डिग्री, दैट इज 0 रेडियन। टॉर्क 040 होता है। पहला कंडीशन ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। और दूसरा देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, EQ फॉर इक्विलिब्रियम, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। इसके लिए क्या हो जाएगा? एट इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन। और यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा? U पाई, पाई पे एनर्जी हो जाएगा आपका PE। और यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगा? यहाँ भी आप लिख लो U 0 इक्वल टू माइनस PE, यानी कि मिनिमम हो गया ये मिनिमम हो गया। एनर्जी क्या हो गया? U इज मिनिमम, लिख लीजिएगा U इज मिनिमम। और यहाँ पर क्या हो गया? U इज MX, मैक्सिमम। यहाँ पर U इज मिनिमम एंड हियर U इज मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ गए ना मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी। तो अगर मैं फॉर डाइपोल की बात करूं, फॉर डाइपोल तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब हो गया? एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रेडियन। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब हो गया? एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और इक्वल टू पाई रेडियन। एंड एनर्जी तो आपको दिख ही रहा है, प्लस P और माइनस P। तो डाइपोल के लिए ये हो गया केस। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं मेरा विचार, आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड दिस क्लास। ओके, तो सबको अच्छा लगा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो साथ में अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिएगा।